हिंदी आकाश के परम आदरणीय सूर्य, जिनको हिंदी जगत में सभी लोग चिरपरिचित हैं, माननीय प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर सदानंद गुप्त जी और भाषा संस्थान के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर शुक्ल जी, हिंदी विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय के यशस्वी अध्यक्ष प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह जी, डॉक्टर प्रोफेसर पवन अग्रवाल जी, प्रोफेसर के.वी. सिंह जी और जो भी महाविभूति इस मंच पर विराजमान हैं, हमारे संचालक महोदय, जो बड़ी दलित भाषा में आप सबको संबोधित कर रहे थे। यहाँ पर जो विभिन्न प्रांतों से आए हुए हिंदी के मूर्धन्य विद्वान, कवि, लेखक, साहित्यकार, आलोचक और इस सभा प्रांगण में सहृदय के रूप में समुपस्थित सभी श्रोतागण, छात्र छात्राएं, सबसे पहले तो मैं इस भाषा महोत्सव के अवसर पर आप सभी लोगों को वर्धापन प्रदान करता हूं। इस प्रकार का जो भाषा महोत्सव है, अभी मुझे ज्ञात हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा संस्थान सूरत के द्वारा और हिंदी विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान तथा भाषा संस्थान का भी विशिष्ट सहयोग है और कोई भाखा नामक पत्रिका है जिसका विमोचन भी होगा, क्योंकि इस कार्यक्रम के संबंध में मुझे कल प्रोफेसर वाई.पी. सिंह जी ने बताया था कि ऐसा हम आयोजन कर रहे हैं, लेकिन पूरी रूपरेखा मुझे अवगत नहीं हो पाई थी। इसलिए विषय में हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं कि भाषा महोत्सव क्या है। फिर भी ये जो भाषा महोत्सव है, यह भाखा कहिए, क्योंकि जो सा है, मूर्धन्य सा जिसको कहते हैं ना, वो खा जैसा उच्चारित होता है। मैं आपको बता दूं कि मैं तो संस्कृत का हूं और ये परंपरा कहाँ से आई। या को जो है आप जा कहते हो और जो मूर्धन्य सा है उसको खा कहते हो। ये हमारी बहुत प्राचीन परंपरा है और ये यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद की शाखा से आई हुई, क्योंकि वहां पर जब हम मंत्रों का पाठ करते हैं, श्रुत्या पाठ, एक श्रुत्या पाठ करेंगे तो उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं होगा, उसको हम शाही उच्चारण करेंगे। लेकिन जब उसका एक तरह से पाठ करेंगे, जो स्वर सहित उदात्त, अनुदात्त और जो स्वरित हैं, इनके साथ जब उसका हम उच्चारण करेंगे तो वहां पर जो मूर्धन्य सा है उसको खा जैसा उच्चारण किया जाए और या को जा जैसा उच्चारण किया जाए। उसका नियम है, हम वहाँ यहाँ उसमें नहीं जाते हैं, बहुत उस व्याकरणिक प्रसंग में नहीं पढ़ते हैं, परंतु ये है जो भाखा शब्द है, उसी भाषा शब्द का जो है रूप है और ये परंपरा बहुत प्राचीन काल से आई हुई है। इसलिए मुझको जब मैंने देखा है भाखा, तो मैंने ये समझा कि ये क्या है, भाखा क्या है, तो भाषा ही है भाखा, जो अनीत कथ भाखों, तो स्वामी जी ने भी लिखा है, वो भाखों मतलब भाष धातु से बना हुआ है और खा हो जाता है। तो यहाँ पर जितने साहित्यकार आए हुए हैं वो सम्मानित भी होंगे और एक पत्रिका का विमोचन, लोकार्पण भी होगा, जैसा कि संचालक महोदय जी ने अभी बताया कि 3 चरणों में इस कार्यक्रम का शुभारंभ पहले किया जा रहा है। सबसे पहले इसका शुभारंभ
एक उद्घाटन के रूप में हो रहा है, फिर सम्मान के रूप में होगा, फिर लोकार्पण के रूप में होगा। 3 कार्यक्रमों को एक में ही समाहित कर देना, ये हमारे अध्यक्ष जो हिंदी विभाग के हैं डॉक्टर वाईपी सिंह का ही कार्य हो सकता है। इस प्रकार का विशिष्ट जो प्रतिभा का द्योतन आपके द्वारा ही किया जा सकता है कि 3 दिन के कार्यक्रम को आपने घंटे 2 घंटे के कार्यक्रम में समाहित कर दिया है। देखिए, सम्मान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है, इसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपने रचनाएं की हैं और कवि, लेखक हो, कवि हो, ये साधारण नहीं, ये साधारण चीज नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है, अपारे काव्य संसारे कविरेता प्रजापति यथा स्मय रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। आप ब्रह्मा के स्वरूप वाले, जैसा चाहते हैं, आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है, स्वतंत्र होता है, स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो स्वतंत्र होकर के जब कवि लेखक कोई वस्तु का चित्रण करता है, किसी वस्तु को उजागर करता है, तो वो वस्तु जब दूसरे के द्वारा पढ़ी जाती है, चाहे वो समीक्षित हो, चाहे वो आलोचित हो और चाहे वो प्रशंसित हो, सभी रूपों में वो मान्य होती है। और एक तरह से कवि अथवा लेखक साहित्य जगत का रचयिता है। साहित्य में एक तरह से वो रचना धर्मिता का आश्रय लेकर के ब्रह्मा के स्वरूप को प्राप्त करता है, वो अनंत के स्वरूप को प्राप्त करता है। अनंत इसलिए है क्योंकि संसार मृत हो जाता है परंतु रचना मृत नहीं होती, इसलिए आप लोग जो हैं अमर हो जाते हैं, अमरत्व की स्थिति में आ जाती है। तो ऐसे जो सुधी हमारे लेखक हैं, जो कवि हैं, उनका सम्मान करना किसी संस्था का, किसी संस्थान का परम धर्म है। और आज आप लोग सम्मानित होंगे। मैं सम्मान से पूर्व ही आप लोगों को अपनी बधाई समर्पित करता हूँ। देखिए, जो कविता है, जो लेखन कर्म है, वो कविता अच्छी है अथवा नहीं अच्छी है, ये तो सहृदय जो रसिक है उसको जो पान करेगा वो देखेगा। परंतु निज कवित्व के लागननी का सरस हो अथवा फीका। अपना कवित्व, अपनी जो कविता, अपनी जो रचना है, वो तो सभी को अच्छी लगती है। तो ऐसे अवसर पर हम आप लोगों को प्रशंसित भी करते हैं, वर्धापन भी करते हैं कि आप लोग इस प्रकार के स्थिति को प्राप्त करके संसार में हिंदी का एक जो आयाम खड़ा कर रहे हैं, वो सभी के लिए, जो हिंदी के विद्वान हैं, जो हिंदी में शोध कर रहे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, जो हिंदी के लेखक हैं, सभी के लिए उपादेय होगा। दूसरा लोकार्पण होगा। काहे का लोकार्पण होगा? खाखा पत्रिका का होगा। खाखा पत्रिका का लोकार्पण होगा और ये पत्रिका सतत प्रकाशमान रहेगी, ऐसी मेरी शुभकामना है। क्योंकि जब लोकार्पण हो जाता है तो किसी ग्रंथ का, तो सभी लोग उसको पढ़ते हैं और उसमें जो कुछ लिखा होता है, जो हमारे लेखकों की उसमें कृतियां प्रकाशित होती हैं, लेख प्रकाशित होते हैं, वो एक तरह से लोक में जाते हैं। क्योंकि लोक का भी सम्मिश्रण होना चाहिए। कविता की रचना करना तो प्रतिभा का खेल हो सकता है, प्रतिभा के माध्यम से, क्योंकि कविता का कारण केवल प्रतिभा होती है, ऐसा भी कुछ काव्य शास्त्रियों ने लिखा है। परंतु उससे लोक काव्य इत्यादि का अवेक्षण भी होना चाहिए। लोक का जब तक अवेक्षण नहीं करेंगे, जब तक लोक, इसीलिए नाट्य शास्त्र में भी एक तो नाट्य धर्मिता होती है और दूसरी लोक धर्मिता होती है। तो दोनों का आश्रय लेकर के कवि जो है आगे बढ़ता है। हमारे यहाँ जो दर्शन शास्त्र है, दर्शन में तो 3 प्रमाण बताए गए। एक कहा गया प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, जिसको आप प्रमाण भी कहते हैं। जो दर्शन को पढ़े होंगे वो अवश्य जानते होंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, अनुमान प्रमाण होता है
आत्म प्रमाण होता है, शब्द प्रमाण जिसको कहते हैं। लेकिन साहित्य के लिए कौन सा प्रमाण होता है? साहित्य के लिए ये प्रमाण लागू नहीं होते। जो दर्शन के प्रमाण हैं वो वहां पर लागू नहीं होते। वहां पर लोगो वेद तथाध्यात्म प्रमाणम त्रिविधम स्तुतम्, वहां पर 3 प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं। लोक, वेद और अध्यात्म, ये 3 प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं। सबसे जो पहला प्रमाण है जिसके आधार पर लेखक, जो कवि एक कविता का सृजन करता है, वो लोक प्रमाण है। लेकिन लोक की ही बातें होती हैं, चाहे कोई नाटक लिख रहा हो, कविता लिख रहा हो, कहानी लिख रहा हो, गद्य लिख रहा हो, पद्य लिख रहा हो, निबंध लिख रहा हो, सब लोक की बात होती है। लेकिन वो जब कवि की लेखनी से, लेखक की लेखनी से उद्भूत होती हैं तो निश्चित रूप से उसमें अलौकिकता आ जाती है। इसीलिए रस को अलौकिक कहा गया हमारे यहाँ। तो लोक प्रमाण सबसे पहले, क्योंकि लोक का प्रमाण लेना अवश्यम भावी है कवि के लिए, साहित्यकार के लिए। दूसरा जो है वेद प्रमाण। वेद का प्रमाण का मतलब, वेद का मतलब केवल वेद नहीं है, बल्कि उसके रामायण, महाभारत, पुराण और अन्य जो संसार में प्रचलित ग्रंथ हैं वो सब प्रमाण है। इसीलिए जिन व्यक्तियों को रचना करनी है उनको केवल अपनी रचना ही नहीं करनी है, उनको उसके पूर्व की रचनाएं भी पढ़नी है। मान लीजिए गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, तो इसके पहले वाल्मीकि रामायण को उन्होंने पढ़ा, अध्यात्म रामायण को उन्होंने पढ़ा, कंब रामायण को उन्होंने पढ़ा, अनेक रामायण, राम से विषय जितने भी ग्रंथ थे उनका उन्होंने अध्ययन किया। इसलिए जितने भी विद्वान लेखक कवि होते हैं वो अपने से पूर्व जितने भी साहित्यकार हैं उनके ग्रंथों का, उनकी रचनाओं का भी अध्ययन करते हैं, और यही उनके लिए वेद प्रमाण के रूप में अधिगत होता है। तीसरा प्रमाण हमारे यहाँ आध्यात्म प्रमाण है। जैसे रस की अनुभूति जब आप करते हैं तो आप किसी को बता नहीं पाते कि मैंने किस प्रकार से रस की अनुभूति की है। गुड़ खाते हैं तो गुड़ का स्वाद कैसा होता है, आपका रस मीठा है, लेकिन वो दूसरे को जना नहीं पाते कि मीठा है कैसा, कड़वा है कैसा। उसी प्रकार से जब कोई कवि, कोई सहृदय, दोनों के लिए अध्यात्म प्रमाण होना चाहिए। वो उस कविता को आत्मसात करता है, उस गद्य को, उस पद्य को, उस निबंध को, रचना को जब आत्मसात करता है तो निश्चित रूप से वो अपने हृदय से उत्प्रेरित होता है, और इसीलिए उसका नाम सहृदय रखा गया। जो हृदयहीन है उसके लिए कुछ भी नहीं है, न संसार में कोई जगह है, न साहित्य जगत में कोई जगह है। क्योंकि अगर सहृदय नहीं होगा तो किसी प्रकार का आस्वादन प्राप्त नहीं करेगा। अगर आपके अंतर्गत हलचल मची हुई है, किसी प्रकार की भय की स्थिति है, भयाक्रांत हैं आप, तो आपको भोजन का स्वाद भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपके पास हृदय नहीं रह जाता उस समय। इसी प्रकार से अगर उसी स्थिति में आप हैं तो आपके सामने कविता पढ़ी जाए, नाटक पढ़ी जाए, सिनेमा दिखाया जाए, पिक्चर दिखाई जाए, तो उसका भी आस्वादन नहीं ले पाते। इसलिए अध्यात्म प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो हम बहुत अधिक न बोल करके, क्योंकि समय, इतने विद्वान बैठे हुए हैं और सभी विद्वान कुछ न कुछ अपने मुखार बिंदु से जरूर जो है यहाँ पर प्रवचन देंगे, जरूर बोलेंगे। तो मैं बहुत अधिक समय न ले करके मैं सभी लोगों को, आए लोगों को विशेष रूप से बधाई देता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहें, और जगह जगह से, स्थान स्थान से जो हिंदी के विद्वान हैं, जो हिंदी के रचयिता हैं, जो हिंदी के कवि हैं, या हिंदी में भी अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं, चाहे अवधी हो, ब्रजभाषा हो, बुंदेलखंडी हो, या इसके पहले आप अपभ्रंश से प्रारंभ कीजिए। अपभ्रंश भी है, इतनी अच्छी अपभ्रंश, क्योंकि अपभ्रंश और प्राकृत भाषा को बड़ा मधुर कहा गया। तो जैसे आजकल अवधी भाषा, ब्रज भाषा को खड़ी बोली की अपेक्षा ज्यादा मधुर माना जाता है, उसी प्रकार से पहले अपभ्रंश भाषा को भी अधिक मधुर माना जाता था। एक छोटी सी मैं कविता का उदाहरण आप, आजुरे उजुछाणी माले हुरे वंक नियहि ओहिया जाहुरे लाक हाथ रे कंकाण माले उदापाण
अपणय अपावा बुझतुणीयमाणा, ये अपभ्रंश की कविता है। तो अपभ्रंश की कविता देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, आपको हो सकता है अच्छी लग रही हो, ऐसा नहीं है कि अपभ्रंश की कविता अथवा प्राकृत की कविता। मैं प्राकृत की कविता भी आपके सामने सुना सकता हूँ। चित्ते चिहुट्टति शागुणेशुम सेज्जासु लोटति विषप्तति उद्दिन्मोहेशुम ओलम निपट्टति पयट्टति कव्यबंधे झाणेन कुट्टति चिरंचरुणी चलाक्षी। तो अब ये प्राकृत की कविता है। तो इस प्राकृत और अपभ्रंश से धीरे धीरे शनै शनै परिवर्तन के रूप में आई हुई हमारी जो ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी, अवधी, उसकी जो हिंदी की उपभाषाएं हैं, बाद में खड़ी बोली जो कि शायद हम नहीं बहुत जानते, उर्दू से विकसित हुई होगी, वहाँ से विकसित हुई होगी, क्योंकि जो राजमहल थे उस समय मुगल शासकों के वहाँ पर उर्दू की भाषा बोली जाती थी, क्योंकि उर्दू कोई भाषा नहीं है, उर्दू एक तरह से हिंदी ही है। देखा जाए तो हिंदी, उसकी स्क्रिप्ट बदली हुई है, स्क्रिप्ट में चेंज है। बाकी अरबी फारसी के शब्दों को ले लीजिए तो उर्दू जो है हिंदी ही है। तो हिंदी जो है बहुत आयाम वाली है, बहुत समाहित की हुई है अपने में, चाहे वो प्राकृत हो, अपभ्रंश हो, ये जो उपबोलियां हो, खड़ी बोली हो, तो इन सभी में हिंदी की गतिविधि है। तो आप लोग इस तरह का कार्यक्रम रखा है, और इस तरह के कार्यक्रम में ऐसे ऐसे विद्वानों को जो कि विभिन्न हिंदी की भाषाओं में, उपभाषाओं में कार्य कर रहे हैं, लेखन कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने का जो एक निश्चय किया है, हम सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद भी प्रदान करते हैं और वर्धापन भी करते हैं। जय तो हिंदी, जय तो भारत।